दोस्तों, मैं आपका सुरेश हंस एक बार फिर से हाजिर हूँ हस्ताक्षर में एक नए विषय के साथ। आज का विषय है कहानी। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो कहानी चुनकर लाए हैं उसका नाम है नमक। इस कहानी की लेखिका हैं रज़िया सज्जाद ज़हीर। यह कहानी दो तरह से महत्वपूर्ण है। एक तो यह कहानी भारत पाक रिश्तों पर आधारित है। विभाजन के बाद जो रिश्ते हमसे छूट गए, इस पार या उस पार, उनके प्यार की, उनके मोहब्बत की, संवेदना की कहानी है। दूसरा कारण यह है कि हमारे विद्यार्थियों के लिए यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह कहानी सीबीएसई के पाठ्यक्रम में कक्षा 12वीं के हिंदी पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। यही दो कारण थे कि हमने इस कहानी को चुना। तो आइए सुनते हैं कहानी नमक। उन सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई कोई खुली हुई किताब हो। वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब सफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान हैं, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनते ही वह उठकर सफ़िया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कितने खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। कीर्तन होता रहा। वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रहीं। सफ़िया ने दो एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको यहाँ आए हुए कितने साल हो गए हैं? वह गहरी सांस छोड़ती हुई बोली, हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तब ही आए थे। वैसे तो अब यहाँ हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो लाहौर ही है जी। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती, मगर घूम फिर कर फिर वहीं आ जाती, साड्डा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ होगा। जब वे प्रसाद लिए उठने लगी तो सफ़िया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी। तब सफ़िया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत आहिस्ता से बोली, अगर अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। 15 दिन यूं गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिम खाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियां, उनका बस न चलता कि बिछड़ी हुई बहन के लिए क्या ना कर दें। अजीजों की यह हालत कि कुछ ना कुछ कोई लिए चला आ रहा है, कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्यों कर ले जाएं, कैसे ले जाएं, एक समस्या थी। और सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज की एक पुड़िया जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। सफ़िया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है। उसने सोचा कि ठीक राय देगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं क्या? वह हैरान होकर बोला, नमक? नमक तो आप नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप करेंगी क्या? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे ज़्यादा नमक आया है। वह झुंझला गई। मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया। माँ का क्यों जिक्र था? वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी।
जरा नरमी के अंदाज से बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी मिल गई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो ठहरा। वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब है? मैं क्या चोरी से लेके जाऊंगी, छिपा के लेके जाऊंगी? मैं तो दिखा के लेके जाऊंगी, जता के लेके जाऊंगी। भाई यह तो आप बहुत गलत करेंगी, कानून को अपने हाथ में लेना। अरे फिर वही कानून कानून किए जाते हैं। क्या सब कानून के हुकूमत के मुताबिक ही चलता है? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते क्या? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान ही होते हैं भैया, कोई मशीन तो नहीं होते ना। हाँ, वे भी मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वे शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, मैं कब कह रही हूँ ड्यूटी ना करें। एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का, शौक से देख लें। कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की हुई कोई चीज नहीं, ब्लैक मार्केट का कोई माल नहीं। अब आपसे कौन बहस करे बाजी, आप अदीब ठहरी और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा खिसका हुआ तो होता ही है। वैसे मैं आपको बता ही देता हूं कि आप नहीं ले जा पाएंगे और बदनामी मुफ्त की हम सब की हो जाएगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? उसने गुस्से में जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को जरूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, तो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता ना, तो यह दुनिया कुछ बेहतर हो जाती भैया। मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ों और सामान को सिमट कर सूटकेस और बिस्तरबंद में डाल दिया। सिर्फ 2 चीज़ें रह गई। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे ले जाएगी? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले ले और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें, लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो आपने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वायदा झुटलाने के क्या मायने? जान देकर भी पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने कीनुओं के ढेर के नीचे भला कौन देखेगा इसे? और अगर देख लिया, नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी ने नहीं देखी थी। उधर से केले, इधर से कीनू, सभी ला रहे थे, ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। उसने कीनू कालीन पर पटक दिया, टोकरी खाली की, नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी वह चुपचाप पुड़िया को ताकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में
अम्मा से सुना करती थी, जिनमें एक शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों और राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहद से गुजर जाता था। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती क्या, वरना वह दिल चीर कर उसमें यह नमक छिपा लेती। आह, उसने आह भरी और फिर वह कीनुओं को एक एक कर टोकरी में रखने लगी। पुड़िया के इधर उधर आसपास ऊपर नीचे सब जगह कीनू आ गए और पुड़िया छिप गई। बीबी ने आश्वस्त होकर हाथ झाड़े और चारपाई पर सीधी होकर लेट गई। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। इस कहानी का अगला भाग जल्द ही हम लेकर आ रहे हैं हस्ताक्षर में। देखना और सुनना ना भूलें।